नमस्कार। जैसा कि हमने कल टॉपिक पढ़ा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, किस प्रकार से उसने व्यापार किया, धीरे धीरे उसने व्यापार के साथ साथ शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो हमने भारतीय संवैधानिक इतिहास का जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, उस पाठ का जो कल महत्वपूर्ण हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय शासन को प्रभावित किया और भारतीय व्यवस्था को भी प्रभावित किया। उसी कड़ी में हम आगे आज हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें मुख्य बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक्ट था, इस समय हमें ध्यान रखना है, जब ये एक्ट पारित हुआ, और एक्ट पारित हुआ ये ब्रिटिश संसद में। कहाँ पारित हुआ? ब्रिटिश संसद में। और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, ब्रिटिश संसद में भले ही पारित हुआ हो, लेकिन पारित किसके लिए हुआ हो? ये भारत के शासन के लिए हुआ है। रेगुलेटिंग, जिस प्रकार से नाम से पता लग रहा है, रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? रेगुलेटिंग का मतलब है कि व्यवस्थाओं को सही करना, रेगुलेट करना, संचालित करना। तो रेगुलेट करना, संचालित करना, अर्थात ये इसका उद्देश्य जो है वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना तथा निर्देशित करना। इस उद्देश्य के लिए अधिनियम आया था। किसके लिए आया था? नियंत्रित करने के लिए तथा निर्देशित करने के लिए इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, ब्रिटिश संसद में जो ये अधिनियम आया था, भारतीय प्रशासन को सही करने के लिए आया था। इस अधिनियम को लाने वाले थे लॉर्ड नॉर्थ कुक। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय के, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड नॉर्थ कुक के द्वारा ये अधिनियम लाया था। ये तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि ये आया क्यों, कि भाई ऐसा क्या कारण हो गया कि कंपनी के कार्यों को हमें निर्देशित करना पड़ा, नियंत्रित करना पड़ा। तो इस पर देखो दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले में कल के अध्याय में हमने बताया था कि भारत में पहली बार जो दोहरा शासन आया था वो 1765 से लेकर 1772 तक आया था। ये भी आपको ये डेट याद रखनी है कि भारत में पहली बार दोहरा शासन कब आया? 1765 से लेकर 1772 तक आया। इसको दोहरे शासन की प्रणाली कहते हैं। और ये लाने वाला व्यक्ति कौन था? ये लाने वाला व्यक्ति था लॉर्ड क्लाइव, वही व्यक्ति जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। भारत का बंगाल का पहला, इसको ये बंगाल का पहला गवर्नर भी, ये हमें भी ध्यान रखना है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव ही था। तो इस तरह से ये दोहरे शासन प्रणाली थी। उस दोहरे शासन प्रणाली को आपको मैंने बताया था कि इसमें दो पद हुआ करते थे, एक दीवान का, एक सूबेदार का। तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ तय नहीं किया कि भाई दीवान के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, तो सूबेदार के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, कंपनी किन किन कार्यों को नियंत्रित करेगी, प्रशासन कौन कौन से कार्यों को नियंत्रित करेगा। अर्थात यहाँ पे कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। और स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण चाहे वो दीवान हो, चाहे वो सूबेदार हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सब अपनी मनमर्जी से शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे थे। और इसके कारण हुआ क्या? इसके कारण पूरे बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया, अव्यवस्थाएं चरम पर पहुंच गई। और ऐसी व्यवस्था हो गई कि अखबारों में, इंग्लैंड के अखबारों में छपने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के साथ अत्याचार कर रही है। तो इससे ब्रिटिश सरकार की बदनामी हो रही थी। इस बदनामी को दूर करने के लिए, शासन को निरंकुश और नियंत्रित करने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। और इसमें एक आपको कथन में बता दूं, भ्रष्टाचार इतना चरम पर पहुंच गया था कि उस समय के लोग ये कहते हैं कि बंगाल में जो भी कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी का आया, जब वो रिटायरमेंट होके गया, थैले भर भर के, बड़े बड़े बक्से भर भर के यहाँ से सोने के ले गया। इसका मतलब उन्होंने अनियंत्रित तरीके से भारतीय व्यवस्था को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ साथ ये कार्य उन्होंने जारी रखा। तो इस तरह से ये प्रारंभिक बात है कि हमें ये क्यों लाना पड़ा। ये बात हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी पढ़ ली। अब देखो, अब इसके हम प्रावधान पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ा है कि इसको लाना क्यों पड़ा, शासन को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए हमें लाना पड़ा। अब इसमें था क्या क्या? इसमें देखो सबसे बड़ी बात कि आया क्यों था ये? क्योंकि शासन दोहरा था, व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई, भ्रष्टाचार फैल गया। यहाँ पे किसी को कोई पता नहीं था मेरे अधिकार क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है। तो सब अव्यवस्थित व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। तो सबसे पहले क्या व्यवस्था की गई? सबसे पहले व्यवस्था की गई, कंपनी दो काम करती थी, एक राजनीतिक काम और दूसरा प्रशासन का काम। व्यापार का तो करती थी, लेकिन वो अलग बात थी। हमें नियंत्रित किसको करना था? राजनीति और प्रशासन को नियंत्रित करना था। तो सबसे पहला काम यह किया गया कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। इसके लिए दूसरी बात कि कंपनी अब अलग अलग काम करेगी, राजनीतिक काम अलग करेगी और प्रशासनिक कार्य अलग करेगी। दूसरी बात यह थी कि कंपनी पर को नियंत्रित करने के लिए
कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक समिति का गठन, या हम कह सकते हैं एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। ये एक समिति थी जो ब्रिटेन से गठित होकर आई है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को निगरानी रखेगी। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी राजनीतिक काम करेगी, जो भी प्रशासनिक काम करेगी, भारत में इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अर्थात इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें 24 सदस्य थे, और 24 सदस्यों का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की निगरानी रखेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जैसे उस पहले बताया था मैं कल में कि बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। इस अधिनियम में सबसे बड़ी बात क्या कर दी गई? बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर इस पद का नाम बदल दिया गया, जिसे कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। ये दो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, जो गवर्नर जनरल के कार्यों में क्या करेगी? सहयोग करेगी। और बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि पहला बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए, बंगाल के सहायता के लिए जो कार्यकारिणी परिषद बनाएगी, अभी यहीं से जो हम आगे भारत का संविधान पढ़ेंगे तो प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग होता है कार्यपालिका, और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। ये प्रत्येक सरकार के, चाहे वो भारत की सरकार हो चाहे अमेरिका की सरकार हो, प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम यहाँ से इसलिए पढ़ रहे हैं कि पहली बार देखो ये कार्यकारिणी परिषद है, यही आगे जाके क्या बन गई है? कार्यपालिका बन गई है। तो इसलिए कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य थे? कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे, जो क्या करते थे? इस व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करते थे। तो इस तरह से इसमें मुख्य मुख्य प्रावधान एक मिनट है, ये दिख रहा है क्या यहाँ? ये थोड़ा दिख रहा लिखा हुआ। कर दो सर, 5 सेकंड आएंगे वो तो इस तरह से हमने ये पढ़ा है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। अब हमें चारों सदस्यों के नाम आने चाहिए। सबसे पहला एक गवर्नर जनरल जिसका हमें नाम पता है, वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा, इसका पहला जो सदस्य था वो था फिलिप फ्रांसिस। सदस्य का नाम क्या है? फिलिप फ्रांसिस। दूसरा सदस्य जो था वो था क्लेवरिंग। तीसरा सदस्य जो था वो था मॉनसन। चौथा सदस्य था वो था बर्वेल। तो ये चारों सदस्यों के हमें नाम याद रखने हैं। तो 4 सदस्य, एक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद। इसके अलावा ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद काम क्या करती थी? अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है, यही गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद आगे जाके कार्यपालिका में परिवर्तित हो गई। गवर्नर जनरल आगे जाके राष्ट्रपति के पद में परिवर्तित हो गए, और कार्यकारिणी परिषद आगे जाके मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में बदल गई। तो इस तरह से देखो
इस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, उन सदस्यों का जो कार्यकाल हुआ करता था वो 5 साल का हुआ करता था। कार्यकाल कितना था? 5 साल का हुआ करता था। और इस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की जो गणपूर्ति हुआ करती थी वो 3 सदस्य हुआ करते थे। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि कार्यकारिणी परिषद जब तक कोई काम नहीं कर पाएगी जब तक 3 सदस्यों की सहमति नहीं होगी। अर्थात ये कार्यकारिणी परिषद जो है वो बहुमत के आधार पर काम करती थी। गवर्नर जनरल अकेला कोई भी निर्णय अपनी मर्जी से नहीं ले पाता था, उसे 3 सदस्यों की सहमति तो होना आवश्यक ही था। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद की उसके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो सम्राट के द्वारा की जाती है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी और सम्राट ही उनको हटा सकता था। तो इस तरह से गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसके बारे में हमने ये जाना है कि मुख्य रूप से ये कार्य करते थे, सारे के सारे कानून निर्माण संबंधी काम ये काम करते थे। और इसमें एक लास्ट विशेष बात गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में मद्रास और बंबई ये 2 प्रेसिडेंसियां भी आती थी। ये भी हमें ध्यान रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियां भी आती थी, अर्थात वो भी इसी के नियंत्रण में। यहाँ भी गवर्नर होता था, यहाँ भी गवर्नर होता था, लेकिन ये दोनों गवर्नर इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन क्या करते थे? कार्य करते थे। तो इस तरह से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद हो गई। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। इसके अलावा एक तीसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये बात थी कि जैसे आपको मैंने बताया किसी भी सरकार के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 मुख्य अंग होते हैं। तो कार्यपालिका कौन सी? गवर्नर और गवर्नर जनरल की कार्यपालिका को हम कार्यपालिका के नाम से जान सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें एक न्यायपालिका की स्थापना भी की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया। कलकत्ता में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और हमें मुख्य न्यायाधीश का नाम, सबके नाम हमें ध्यान रखना है। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, सबसे पहला न्यायाधीश थे चेम्बर्स, दूसरे थे लिमेस्टर और तीसरे थे हाइड। तो एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 मुख्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये प्रश्न कई बार आरएस की परीक्षा में पूछा गया, तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था वो ब्रिटिश संसद के दिशा निर्देशों के आधार पर काम करता था। ब्रिटिश संसद के दिशा निर्देशों के आधार पर कार्य करता था और ब्रिटिश संसद के नियमों के अनुसार कार्य करता था। इन कार्यों के अनुसार से ये माना जा सकता है कि वो किसी भी कार्यों का उल्लंघन नहीं करता था। बस इसमें एक इसको विशेष अधिकार ये दिया गया था कि भारतीय रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करेगा। और दूसरा इसकी मुख्य बात थी कि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो है जूरी प्रथा के आधार पर रहेगा। जूरी प्रथा का मतलब होता है कि कुछ एक न्यायाधीश कार्य न करके बहुत सारे अन्य लोगों को भी शामिल करके न्याय व्यवस्था को शामिल करेगा। तो इस तरह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें बहुत सारी मुख्य बातें थी। इन मुख्य बातों में हमने पढ़ा सबसे पहले कि इसको नियंत्रित किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आया, इसके बाद गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद आई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया। इसके अलावा एक लास्ट बात जो हमें ध्यान रखनी है कि रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए जाना जाता है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। और गवर्नर जनरल जो है वो ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करेगा। तो ये हमें क्रम ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी व्यवस्था आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगी जिसमें 24 लोग थे, गवर्नर जनरल जिसमें 1+4 लोग थे और ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटेन में थी। तो इस तरह से मुख्य बातें रेगुलेटिंग एक्ट में लिखी गई थी। धन्यवाद।